नमस्कार, मैं हूं दिनेश आकुला और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल टॉक्स। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के चुनाव के ऊपर। छत्तीसगढ़ में चुनाव का माहौल गरमा रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हैशटैग यू के डिजिटल हेड प्रफुल्ल पारे साहब हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है पॉलिटिकल टॉक्स में। नमस्कार। प्रफुल्ल जी, कांग्रेस के खेमे से खबर आ रही है कि इस बार कांग्रेस के सभी मंत्रियों को टिकट मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, कांग्रेस को जो इस बार मेजॉरिटी मिली है वो 90 में से उसके पास 72 विधायक हैं और 13 मंत्रिमंडल के सदस्य हैं मुख्यमंत्री को मिला करके। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के 13 बड़े चेहरे हैं और इनमें से अगर किसी मंत्री का कोई परफॉर्मेंस खराब है, जैसा कि जो कांग्रेस का इंटरनल सर्वे हुआ तो उसमें कुछ मंत्रियों के नाम ऐसे आए थे कि जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, तो उस परफॉर्मेंस को बेस बना करके हाईकमान, पहले कांग्रेस का आला कमान इस बात को सोच रहा था। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसमें ये निकल कर आ रहा है कि मंत्रियों का टिकट काटना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन बात केवल मंत्रियों तक ही नहीं ठहरती है, बात थोड़ा सा और भी हम इसको आगे ले जा सकते हैं विधायकों तक। कि पार्टी का जो सर्वे जो हमको सुनने में मिलता है, जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक बहुत से ऐसे पार्टी के जो सिटिंग एमएलए हैं वो चुनाव हारने की स्थिति में है। तो पार्टी उन पर भी टिकट काटने की कार्रवाई कर सकती है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ हमको नजर आती है वो ये है कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें आप ये मानकर चलिए कि 72 में से 10 या 12 प्रत्याशी ही ऐसे होंगे जो 10-15 हजार के फासले से चुनाव जीत कर आए हैं। लेकिन बाकी अधिकतर जो विधायक हैं, कोई 55 हजार वोटों से जीता है, कोई 60 हजार वोटों से जीता है, कोई 40 हजार, 20 हजार, 25 हजार। तो इतने अधिक मतों से जीत कर आने वाले सिटिंग एमएलए का टिकट काटना कांग्रेस के लिए बहुत कठिन समस्या है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि टिकट तो कटेंगे, लेकिन मंत्रियों के टिकट तो शायद ही कटें, लेकिन कुछ विधायकों के टिकट जरूर कट सकते हैं। एक तरफ बीजेपी ने 21 चेहरों का नाम उन्होंने घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि 21 लोगों का हम्म, लोग हम्म, ऐसे उनका पहला लिस्ट है जो चुनाव हम्म। में उतारा जाएगा। उसके बाद दूसरा तीसरा लिस्ट भी सामने आएगा। तो इससे बीजेपी को कोई फायदा है क्या कांग्रेस के ऊपर? फायदा नहीं, ये एक तरह का माइंड गेम है ये। कि हम जब राजनीति में होते हैं तो चुनाव के भी आचार संहिता भी नहीं लगी है, कोई इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ है और समय भी सरकार का गठन होगा दिसंबर में, और अगस्त के महीने में ही अगर भारतीय जनता पार्टी 21 सीटें अगर डिक्लेयर करती है तो बहुत सामान्य सी बात है कि ये वो 21 सीटें हैं जहां भाजपा कमजोर रही है। अब आप खरसिया को ही ले लीजिए, तो खरसिया में भारतीय जनता पार्टी आज तक चुनाव नहीं जीती। वहां पर एक रोचक चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, जो अर्जुन सिंह ने लड़ा था और सामने दिलीप सिंह जुदेव मैदान में थे। वो एक रोचक मुकाबला हुआ। तो वहां पर कांग्रेस कभी नहीं जीती। पिछली बार ओपी चौधरी वहां से चुनाव लड़े थे। ओपी चौधरी जो आईएएस थे, रायपुर के कलेक्टर थे, वो नौकरी छोड़कर भाजपा में उन्होंने ज्वाइन किया। तो पार्टी ने उनको खरसिया से चुनाव लड़ाया। अब खरसिया से वो हार गए। उमेश पटेल जो नंद कुमार पटेल के बेटे हैं, उन्होंने हरा दिया उनको। तो अब ओपी चौधरी जैसा शक्तिशाली चेहरे को वहां पर टिकट देके पार्टी दांव पे नहीं लगाना चाहती। तो उससे ये तो साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी मतलब ऐसी सीटों पर थोड़ा सा फोकस मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। और अगर कुछ दावेदार जो टिकट के दावेदार थे, जो चाहते थे कि टिकट मिले, उनका टिकट कटा भी है, तो जो विद्रोह या विरोध जैसी स्थिति है उसको, मतलब डैमेज कंट्रोल करने का वक्त भी पार्टी को और संगठन को मिल जाएगा। ऐसे बहुत से फायदे हैं। लेकिन ये 21 लोग चुनाव जीता ले जाएंगे, ये कहना बहुत कठिन है। इसमें से कुछ एक जगह इन पार्टी को सफलता मिल जाए बहुत है। पता तो ये भी चलता है कि 21 में से पार्टी ये सोच रही है कि इसमें अगर 6 लोग भी जीत गए तो वो अपने आप को कामयाब मानेंगे। प्रफुल्ल जी, जिस तरह से खबर कांग्रेस के खेमे से आ रही है कि सभी मंत्रियों को टिकट दिया जाएगा, वैसे ही बीजेपी के जो खेमा है वहां से खबर ये आ रही है कि यंगस्टर्स, जो युवा पीढ़ी है, उन्हें मौका दिया जाएगा। और जो वेटरन लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स कई सालों से चुनाव जीत रहे हैं या चुनाव
में अपने आप को पेश कर रहे हैं टिकट की दावेदारी के लिए, उनका टिकट कट सकता है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, टिकट नए लोगों को देने में भारतीय जनता पार्टी को कोई समस्या आएगी नहीं, क्योंकि उसके अब जो सिटिंग एमएलए हैं, जो बड़े नेता हैं, वही चुनाव जीत कर आए हैं और पिछले चुनाव में बड़े बड़े हार भी गए। तो फिलहाल सिर्फ देखें तो 13 विधायक, अभी विद्या रतन भसीन जी का निधन हो गया, तो उसके बाद 13 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो पार्टी इन 13 लोगों को वापस टिकट दे सकती है, क्योंकि जो पिछली लहर में इतने विरोध के बावजूद भी जीते और अच्छे मतों से जीते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि इनके इनमें से किसी के भी टिकट कटेंगे, जो अभी मौजूदा विधायक हैं। तो अब बच जाते हैं 90 में से 13 आपने जीते हुए विधायकों को दे दिए, तो जो बची हुई सीट है वो बहुत बड़ी संख्या है। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है। तो पूरी तरह से पुराने लोगों को काट देना, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि विधानसभा में सारे नए नए लोग चुनाव जीत कर जाएंगे, ऐसा भी कुछ पुराने कुछ नए, तो ऐसा कुछ मिश्रण पार्टी करेगी। और ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है, अभी जब ओम ओम माथुर ने एक बयान जारी किया, जो प्रभारी हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के, कि प्राथमिकता नया और पुराना नहीं है, प्राथमिकता है वह उम्मीदवार जो चुनाव जिता सकता है। तो वो चाहे पुराना हो चाहे नया हो, जीत की संभावना है, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी से भी आकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। अभी जैसे भाजपा में धर्मजीत सिंह, जो बहुत सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस में थे, फिर अजीत जोगी के साथ चले गए थे, अब वो भाजपा में आ गए, तो निश्चित रूप से उनको टिकट मिलेगा। ऐसा ही एक नाम अजीत जोगी की ही पार्टी से प्रमोद शर्मा का सुनते हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, वो भी सीनियर लीडर हैं। तो ऐसा पूरी तरह से नए नए लोगों को टिकट दी जाए, ये संख्या उनकी अधिक होगी, ये पक्की बात है कि अधिकतर नए लोगों को मौका मिलेगा, जो संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको मिलेगा मौका। लेकिन जो सिटिंग एमएलए हैं अभी, जो ब्रिजमोहन अग्रवाल हैं, अजय चंद्राकर हैं, डॉक्टर रमन सिंह हैं, सौरभ सिंह हैं, शिवरतन शर्मा हैं, नारायण चंदेल हैं, तो ये काफी वरिष्ठ और अनुभवी लोग हैं। तो इनका टिकट मुझे नहीं लगता कि कटेगा। और अगर टिकट कटता भी है, तो अभी हमको ये भी सुनने में आ रहा है कि इनमें से कुछ लोगों को पार्टी सेंट्रल की राजनीति में लेकर जाएगी। तो अभी आप देखिए कि विजय बघेल सांसद हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, वो बिलासपुर से सांसद हैं, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो दो सांसद हैं, अगर सांसद 5 या 6 सांसदों को इस तरह विधानसभा का टिकट मिल जाता है, तो जो वरिष्ठ विधायक पार्टी के अंदर हैं, उनको लोकसभा में भेजा जा सकता है। उसमें अजय चंद्राकर को भी लोकसभा लड़ाया जा सकता है, ब्रिजमोहन अग्रवाल हैं, धर्मलाल कौशिक हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, नारायण चंदेल भी हैं। तो ऐसे वरिष्ठ लोग लोकसभा में जा सकते हैं, जिसका लाभ निश्चित रूप से पार्टी को सदन में भी मिलेगा, वहां दिल्ली में। प्रफुल्ल जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के माहौल के बीच ईडी का काफी बड़ा कमाल हो रहा है वहां पर। क्या ये ईडी कोई चुनाव में कोई गणित खेल सकता है क्या? ईडी से ईडी की कार्रवाई से कुछ राजनेताओं को या कांग्रेस को या सरकार को दिक्कत हो सकती है, लेकिन ईडी के छापों से या उससे कोई सहानुभूति मिले, ऐसा कभी होता नहीं है। कम से कम आज के भारत में तो नहीं होता कि किसी के यहाँ भ्रष्टाचार के मामले में कोई रेड पड़ती है, तो जनता उसके साथ सहानुभूति रखे, ऐसा होता नहीं है सामान्यतः। लोगों को अच्छा लगता है। तो ईडी की कार्रवाई जो हो रही है, उस पर राज्य की जो भाजपा सरकार, भूपेश की सरकार है, भूपेश बघेल की, वो बहुत हमलावर है। और वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज भी उन्होंने भूपेश बघेल ने अभी कल कुछ कहा है कि इस तरह की संस्थाओं का जो दुरुपयोग जो है, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो ईडी की कार्रवाई को लोकतंत्र के लिए खतरा भी बता रहे हैं। और अब निश्चित रूप से ईडी कार्रवाई तो कर रही है और बहुत सारे मामलों में उसको
सफलता भी मिली है और कहीं कई जगह उनको एक दो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगी है। तो इन सब के बीच में लेकिन ईडी का रोल अभी आने वाले दिनों में मुझको लगता है कि बढ़ेगा, और ईडी और भी कई मामलों में छानबीन कर सकती है, कुछ बड़े नेताओं और अधिकारियों पर हाथ भी डाल सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ईडी की गतिविधियां कम होंगी, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनाव सामने है और भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि अमित शाह और किस तेवर के साथ वो राजनीति करते हैं। तो निश्चित रूप से कि आने वाले समय में ईडी की गतिविधियां बढ़ेंगी इसमें। अब इससे इसका लाभ किसको होगा, हानि किसको होगी, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह की कांग्रेस जो एक सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है कि परेशान किया जा रहा है, तो मैंने ये देखा है कि आज के भारत में इस तरह की भ्रष्टाचार विरोधी कोई मुहिम चले तो उसमें जनता की सहानुभूति नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी से जुड़ने के लिए। आगे भी बात करते रहेंगे दूसरे मुद्दों के ऊपर छत्तीसगढ़ से। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।